नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। भारतीय दूतावास ने आपात परामर्श में भारतीयों को तुरंत खार्किव छोड़ने की सलाह दी। परामर्श जारी होने के बाद से करीब 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मोल्दोवा के रास्ते निकाला। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार आज रोमानिया से 6 विमानों से 1200 भारतीयों को स्वदेश ला रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने यूक्रेन में राहत सामग्री भेजी। कोयला मंत्रालय को 11 कोयला खदानों से कोयले की बिक्री की नीलामी के लिए 26 निविदाएं मिली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.6% हुई। और 12वां महिला क्रिकेट विश्व कप शुक्रवार से न्यूजीलैंड में। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। एक हिंदी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार युद्ध की स्थिति के कारण भारतीय छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि प्रत्येक भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौसम की स्थिति ने कई स्थानों पर मुश्किलें खड़ी की हैं। श्री मोदी ने कहा कि यही कारण है कि सरकार ने छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों को उन क्षेत्रों से निकालने को प्राथमिकता दी जहां लड़ाई की स्थिति गंभीर है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन गंगा से जुड़े सभी मंत्रालय पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और घर लौटने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन की सीमा से लगे देशों से भारतीयों की निकासी की निगरानी के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को वहां भेजा है। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देशों में गैर सरकारी संगठनों और भारतीयों के स्वामित्व वाले संगठनों को सक्रिय किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध की शुरुआत से काफी पहले भारतीय दूतावास छात्रों के संपर्क में था और लगातार उनका मार्गदर्शन करता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध से पहले भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों की संख्या सीमित थी, लेकिन भारत सरकार ने यूक्रेन के अधिकारियों से बात की और प्रतिबंधों में ढील दी ताकि उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सके। श्री मोदी ने कहा कि सेना की भूमिका काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वायुसेना भारतीयों की यूक्रेन से निकालने के साथ ही वहां सहायता और राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नियमित उड़ानों के अलावा हमने निकासी के लिए भारतीय वायुसेना को भी शामिल किया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए वायुसेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर
बाकी नहीं छोड़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि अगले 30 दिन के लिए कुल 30 उड़ानें यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि सरकार छात्रों के रिश्तेदारों के साथ लगातार संपर्क में रहें। उन्होंने कहा कि सरकार जिलाधिकारी से लेकर मंत्रियों तक हजारों परिवारों तक जाकर उनके बच्चों की सुरक्षित वापसी का उन्हें आश्वासन दें। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने आपात परामर्श में भारतीयों को बिगड़ते हालात के कारण तुरंत खार्किव छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने उन्हें यथाशीघ्र पेसोचिन, बाबाय और बेज़लेयुदोवका पहुंचने को कहा है। उन्हें आज स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे तक इन स्थानों पर पहुंचने को कहा गया है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन न मिलने की स्थिति में छात्रों को पैदल ही ये छोटा सड़क मार्ग तय करना चाहिए। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकलने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार परामर्श जारी होने के बाद करीब 17,000 भारतीयों ने यूक्रेन की सीमाएं पार की हैं। इनमें ऐसे भारतीय भी शामिल हैं जिन्होंने अपने नाम दूतावास में पहले पंजीकृत नहीं कराए थे। There has been a sharp increase in the number of Indians who have left Ukraine over recent past. We now estimate that nearly 17,000 Indian nationals have left Ukraine's borders since our advisories were issued. श्री बागची ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत उड़ानों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 6 उड़ानें वहां से भारत आ चुकी हैं। अब तक कुल 15 उड़ानों से 3,352 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। अगले 24 घंटों में 15 और उड़ानें आनी तय हैं, जबकि कुछ विमान अभी रास्ते में हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के विमान भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो चुके हैं और आज रात बुखारेस्ट से पहली उड़ान के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। Remember, 6 flights last 24 hours, but 15 flights are scheduled over the next 24 hours. Some of these are already actually en route. Indian Air Force aircraft have now joined Op-Ganga with the first C-17 flight from Bucharest, expected to return to Delhi from Bucharest later tonight. 3 more Indian Air Force flights will be undertaken today from Budapest, Bucharest and Rzeszów in Poland. श्री बागची ने यह भी कहा कि लगातार जारी हिंसा के चलते पूर्वी यूक्रेन के शहरों की स्थिति चिंताजनक है। इस बीच एक उत्साहजनक खबर ये रही कि कल रात और आज सुबह भारतीय दूतावास के सहयोग से कई भारतीय छात्र रेलगाड़ी के जरिए खार्किव से निकलने में सफल रहे। खार्किव और उससे लगे शहरों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत लगातार रूस के संपर्क में है। श्री बागची ने यह भी कहा कि रूस से मिली सूचना के आधार पर ही आज भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी किया है। वहां से पश्चिम से बढ़ने की सलाह दी गई है। श्री बागची ने बताया कि वहां जिन भारतीयों के पासपोर्ट खो गए हैं उनके लिए आपात प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे अनेक भारतीय छात्रों को राहत मिलेगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास मोल्दोवा के अधिकारियों के साथ मिलकर यूक्रेन के ओडेसा में फंसे भारतीय नागरिकों को मोल्दोवा के रास्ते बुखारेस्ट पहुंचाने का काम कर रहा है। मोल्दोवा में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए भारतीयों को बुखारेस्ट भेजा जा रहा है। दूतावास 2 मार्गों से सीधे रोमानिया पहुंचाने की योजना बना रहा है। इस मार्ग से लोगों को मोल्दोवा में रुके बिना अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। दूतावास की ओर से ये बस सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कल से अब तक लगभग 250 विद्यार्थी रोमानिया आ चुके हैं। रोमानिया में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 1200 से अधिक विद्यार्थियों को लेकर 6 उड़ानें भारत जा रही हैं। श्री सिंधिया ने भारतीय विद्यार्थियों की वापसी के लिए रात दिन कार्य करने के लिए एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की प्रशंसा की है। भारतीय वायुसेना यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के गंगा अभियान में शामिल हो गई है। भारतीय वायुसेना के 3 विमान आज हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए रवाना हुए। वायुसेना के C-17 परिवहन विमान ने सबसे पहले आज सवेरे 4 बजे रोमानिया के लिए उड़ान भरी। इन विमानों के जरिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय राहत सामग्री भेजी गई है। ऑपरेशन गंगा को और तेजी से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा था। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा है कि निकासी का कार्य 24 घंटे चलेगा। भारतीय वायुसेना के एक दिन में 4 विमान भेजे जाएंगे और एक बार में 200 लोगों को वापस लाया जा सकेगा।
श्री संदीप सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। एमईए के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है। सिविल एयरलाइंस वाले जा ही रहे थे, अब कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जैसे जैसे बिकॉज हमको सारे अपने सिटीजन्स, मेनी ऑफ देम जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लाना है एंड ये कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक ऑपरेशन चलेगा। कुछ सामग्री भी यहाँ से जा रही है, उसका भी रिलीज एमओडी या पीएमओ करेगी एंड आई एम श्योर विल ब्रिंग ऑल आवर पीपल बैक सेफली। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत निकाले गए भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विशेष उड़ान बुडापेस्ट से आज शाम नई दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की ने बताया कि पोलैंड सरकार भारतीयों को सुरक्षित निकालने में किस तरह से भारत सरकार की मदद कर रही है। पोलैंड इज फर्स्ट टू हेल्प। पोलैंड तो पहला देश मदद देने के लिए, और लोग जो उसके परिवार को रूस ने मार दिया, उसके घर रूस ने डिस्ट्रॉय किया, ये बहुत बड़ा ग्रुप रेफ्यूजीज का, और इस ग्रुप में भी एक ग्रुप इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप, और वो पोलैंड पहुंच सकते हैं और पोलैंड से भारतीय दूतावास वार्सा में कोऑर्डिनेट करता है। मंत्री जी पोलैंड में जाएगा और कोऑर्डिनेशन करने के लिए सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पोलैंड तो एक शांति प्रिय देश है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गया है। एनडीआरएफ ने भारतीय छात्रों के लिए कंबल, स्लीपिंग मैट और सोलर स्टडी लैंप सहित राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच आज शाम दूसरे दौर की बातचीत होगी। पिछले रविवार बेलारूस यूक्रेन सीमा के पास हुई पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। यूक्रेन पर रूस के हमले से प्रभावित विस्थापितों की मदद के लिए यूरोपीय संघ ने सहायता बढ़ाने और शरणार्थियों को अस्थायी संरक्षण देने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने शरणार्थियों को 27 देशों के गुट में शिक्षा और रोजगार सहित अस्थायी तौर पर रहने की अनुमति देने की घोषणा की है। रूस ने दावा किया है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। खराब पड़े चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूस ने पहले ही नियंत्रण कर लिया है, जहां 1986 में एक बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। भारतीय दूतावास ने आपात परामर्श में भारतीयों को तुरंत खार्किव छोड़ने की सलाह दी है। परामर्श जारी होने के बाद से करीब 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मोल्दोवा के रास्ते निकाला। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार आज रोमानिया से 6 विमानों से 1200 भारतीयों को स्वदेश ला रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने यूक्रेन में राहत सामग्री भेजी। कोयला मंत्रालय को 11 कोयला खदानों से कोयले की बिक्री की नीलामी के लिए 26 निविदाएं मिली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 177 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.6% हुई। और 12वां महिला क्रिकेट विश्व कप शुक्रवार से न्यूजीलैंड में। कोयला मंत्रालय को कोयले की बिक्री से संबंधित 11 खदानों की नीलामी के लिए 26 निविदाएं प्राप्त हुई हैं। 5 कोयला खदानों के लिए 2 या 2 से अधिक निविदाएं प्राप्त हुई हैं। कोयले की बिक्री के लिए खदानों की नीलामी की चौथी श्रृंखला की प्रक्रिया पिछले वर्ष 16 दिसंबर को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी।
निविदाओं का मूल्यांकन एक बहुविषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में 66 महिलाओं सहित कुल 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 करोड़ 15 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनभद्र तथा गाजीपुर जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने गाजीपुर में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश माफियाओं और बाहुबलियों के लिए बदनाम था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौनपुर जिले में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सुरक्षा बल और पुलिस विभाग में रिक्त पदों में शीघ्र भर्ती की जाएगी। मणिपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। मणिपुर में दूसरे चरण की मतदान में 22 विधानसभा क्षेत्रों में 2 महिला उम्मीदवारों और 12 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों सहित 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओक्रम इबोबी, राज्य मंत्री अवांगबुंग न्यूमाई और लोसी दिखो, पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता गैखांगम है। भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस ने 18 उम्मीदवार उतारे। राज्य के गठबंधन सरकार के सहयोगी एनपीपी ने 11 उम्मीदवार खड़े किए और नागा पीपल्स फ्रंट के 10 उम्मीदवार भी दौड़ में हैं। 10 जिलों में फैले 1247 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 5 मार्च को 8,38,000 से अधिक मतदाता दूसरे चरण के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास से संबंधित घोषणाओं के कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के आम नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। उन्होंने बजट घोषणाओं के अमल को सुनिश्चित करने और इनके लाभ लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। बजट के लाइट में हम जल्दी से जल्दी चीजों को जमीन पर कैसे उतारें, सीमलेसली कैसे उतारें और ऑप्टिमम आउटकम उस पर हमारा बल कैसे हो, इसमें जितने आप लोगों के सुझाव मिलेंगे उससे शायद सरकार को अपनी निर्णय प्रक्रिया को भी सरल करने में सुविधा होगी। इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप भी अच्छा बनेगा और फुल स्टॉप कॉमा के कारण कभी कभी एक आध चीज 6-6 महीने तक फाइलों में लटकती रहती है। उन सारी चीजों से बचने के लिए हम आप लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा इस वर्ष के बजट में की गई थी। 46वें सिविल लेखा दिवस के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री जनधन योजना की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन खातों ने वित्तीय भेदभाव को समाप्त किया है। इससे गरीब लोगों को वित्तीय लाभ सीधे उनके खातों में भेजने में मदद मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू की जाएगी। इससे कामकाज में पारदर्शिता और निपुणता आएगी तथा कागज रहित भुगतान व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। India's public finance management is also now taken note of by countries outside, particularly because the government may have launched Jan Dhan Yojana in 2014, given an account, which was a major initiative of the Honorable Prime Minister. You may have given them the account, but when the entitlements reach them into those accounts which have been given to them which they didn't have earlier, it proves that the will of the government to make financial inclusion as its agenda actually attains its objective only when you are using technology to reach out to them without any discrimination and giving them the entitlements in time. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.6% है। कल 14,123 रोगी स्वस्थ हुए और 7,554 नए मरीज सामने आए।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी तलाश कुंवरी का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी 2 मार्च 1858 को मृत्यु हो गई थी। अमोढ़ा रियासत की इस रानी ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान मोर्चा संभाला था। 1852 में पते जंग बहादुर की मृत्यु के बाद कुंवरी ने अमोढ़ा रियासत का शासन संभाला। ब्रिटिश सरकार रियासत पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उसे रानी के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जब भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कुंवरी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अन्य रियासतों के शासकों के साथ शामिल हो गयी। 1858 में कर्नल ह्यूज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को अमोढ़ा रियासत पर हमला करने के लिए भेजा गया। रानी और उसके सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन वे ब्रिटिश सेना की ताकत के सामने टिक न सके। अंग्रेज रानी को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन रानी ने अपनी ही कटार अपने सीने में घोंप ली और युद्ध के मोर्चे पर वीर गति को प्राप्त हुई। रानी के पार्थिव शरीर को उनके सहयोगियों ने छिपा लिया और अमोढ़ा की कुल देवी सम्मय माता भवानी के चौरा के पास दफना दिया। तलाश कुंवरी की शहादत के बाद भी क्षेत्र के लोग अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। ब्रिटिश सेना ने गांव-गांव जाकर रानी के सैनिकों को बंदी बनाया और छावनी में 150 सैनिकों को फांसी पर लटका दिया। महारानी तलाश कुंवरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। आज हम शहीद हर्षुक को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 मार्च 1858 को हुई थी। पलवल के निवासी हर्षुक ने 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 2 मार्च 1858 को दिल्ली में फांसी पर लटका दिया। हम धरती के इस महान सपूत को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण बिस्वास को भी याद कर रहे हैं, जो 2 मार्च 1932 को शहीद हो गए थे। बिस्वास मास्टरदास सूर्यसेन के चटगांव के क्रांतिकारियों के समूह के सदस्य थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1910 को चटगांव में हुआ था। सूर्यसेन ने उन्हें इंस्पेक्टर जनरल क्रेग की हत्या का काम सौंपा था। योजना के अनुसार बिस्वास कालीपदा चक्रवर्ती के साथ 1 दिसंबर 1930 को चांदपुर स्टेशन को मिला गए। वहाँ उन्होंने भूलवश इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी को क्रेक समझकर गोली मार दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कालीपदा चक्रवर्ती को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल ले जाया गया। बिस्वास को मौत की सजा सुनाई गई। 2 मार्च 1932 को अलीपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हम इस महान क्रांतिकारी को नमन करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ा सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनकी 2 मार्च 1882 को मृत्यु हो गई थी। पंजाब के संगरूर के निवासी पहाड़ा सिंह एक कूका कार्यकर्ता थे, जिन्हें गिरफ्तार कर असीरगढ़ किले में कैद किया गया था। कारावास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं।
स्वतंत्रता सेनानी सरोज भूषण दास को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 मार्च 1915 को हुई थी। पेशे से शिक्षक सरोज भूषण दास ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लिया। उन्हें कलकत्ता के गार्डन रीच में छापेमारी में शामिल होने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। गंभीर हालत में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और कुछ दिनों बाद 2 मार्च 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यूक्रेन संकट पर एक उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन संकट की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री ऐसी उच्चस्तरीय बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में ऑपरेशन गंगा की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारतीय नागरिक दुनिया के लगभग सभी देशों में हैं, जो अपने मेजबान देशों के आर्थिक विकास में काफी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने आज चेन्नई में भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा स्थापित समाज सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किए। केंद्र सरकार ने प्रवासियों और विस्थापितों की पुनर्वास तथा राहत संबंधी प्रमुख योजना के अंतर्गत 7 उपयोजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान इन उपयोजनाओं के लिए कुल 1,452 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कदम से लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। योजना से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अलावा छम, त्रिपुरा, श्रीलंका और बांग्लादेश से विस्थापित लोगों के अतिरिक्त 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को भी सहायता मिलेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 55,469 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16,606 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 75.71 प्रति डॉलर के स्तर पर था। और रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बीच रूस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के चलते निवेशक चिंतित रहे और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य भारी वृद्धि से $111.20 प्रति बैरल के करीब था। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप शुक्रवार से न्यूजीलैंड में शुरू होगा। पहला मैच न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। विश्व कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 31 दिन तक चलने वाला ये टूर्नामेंट लीग प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें सभी 8 टीम एक दूसरे के साथ खेलेंगी। शीर्ष 4 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के 6 शहरों में 31 मैच खेले जाएंगे। दुबई में आज जारी आईसीसी 2020 क्रिकेट की बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रेयस अय्यर 27 पायदान की छलांग लगाकर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं विराट कोहली शीर्ष 10 से बाहर होकर 15वें स्थान पर आ गए हैं। शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल 10वें स्थान पर हैं। भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजों की रैंकिंग में 3 स्थान के फायदे के साथ 17वें स्थान पर आ गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। भारतीय दूतावास ने आपात परामर्श में भारतीयों को तुरंत खार्किव छोड़ने की सलाह दी। परामर्श जारी होने के बाद से करीब 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मोल्दोवा के रास्ते निकाला। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार आज रोमानिया से 6 विमानों से 1200 भारतीयों को स्वदेश ला रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने यूक्रेन में राहत सामग्री भेजी। कोयला मंत्रालय को 11 कोयला खदानों से कोयले की बिक्री की नीलामी के लिए 26 निविदाएं मिली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.6% हुई। और 12वां महिला क्रिकेट विश्व कप शुक्रवार से न्यूजीलैंड में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।